तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, दशकों तक अदालतों में सुस्त रफ्तार से चलते मुकदमे और सबूतों के अभाव में आरोपितों का बरी हो जाना भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की एक पहचान रही है। लेकिन संसद द्वारा त्वरित न्याय सुनिश्चित करने और भारतीय न्याय प्रणाली को दुनिया के सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनाने के लिए आपराधिक कानून से जुड़े 3 विधेयक पारित कर दिए गए हैं, जो पुराने कानूनों की जगह लेंगे। इन नए कानूनों के बारे में कहा जा रहा है कि ये पीड़ितों के अधिकारों की गारंटी देंगे, जिसमें पीड़ित कहीं भी FIR दर्ज कर सकते हैं और यही नहीं, पीड़ितों को जांच की प्रगति रिपोर्ट भी समय समय पर मिलेगी। अभी के समय देश में दोष सिद्धि दर लगभग 50% है, जिसे 90% से ऊपर ले जाने का लक्ष्य है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने देश में सामंती भारतीय दंड संहिता लागू की थी, जिसमें सामंती व्यवस्था के चलते चर्च के अनुरूप अपराध को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें आपराधिक न्याय तंत्र से जुड़े नए कानून की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। भारत की अदालतों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। पीड़ितों को समय से न्याय नहीं मिल पाना चिंता का एक कारण रहा है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के 24 दिसंबर 2023 तक के आंकड़े बता रहे हैं कि जिला अदालतों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें आपराधिक मामलों की संख्या बहुत अधिक है। आइए समझते हैं देश में लंबित मामलों से जुड़े तथ्य और आंकड़े। देश में कुल लंबित मामलों की स्थिति, जिसमें सिविल केस 1,09,66,092 है और यही क्रिमिनल केस 3,33,70,877 है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले, जिसमें सिविल केस 62,884 है, यही क्रिमिनल केस 17,462 है। देश के 25 हाई कोर्ट की बात करें तो कुल लंबित केस 61,95,880 है, जिनमें क्रिमिनल केस 17,54,370 है और इन्हीं हाई कोर्ट जिनमें सिविल केस लगभग 70,044 है, जो कि 30 साल पुराने हैं। वहीं क्रिमिनल केस की बात की जाए तो 20,804 केस है, जो 30 साल पुराने हैं और 1 साल से अधिक समय से लंबित केस की बात की जाए तो सिविल केस 61,12,955 और क्रिमिनल केस 1,57,83,175 है। राज्यों में लंबित केस को देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल 1,16,28,185 केस हैं, जिनमें क्रिमिनल केस 57,53,251 है। मध्य प्रदेश में कुल 20,143 केस है, जिनमें क्रिमिनल केस 16,60,054 है। उत्तराखंड में कुल 3,58,168 केस है, जिनमें क्रिमिनल केस 3,13,235 है। बिहार में कुल 35,88,337 केस है, जिनमें क्रिमिनल केस 30,51,327 है। छत्तीसगढ़ में कुल 4,08,349 केस है, जिनमें क्रिमिनल केस 3,29,942 है। दिल्ली में कुल 12,23,487 केस है, जिनमें क्रिमिनल केस 9,92,785 है। हरियाणा में कुल 14,32,597 केस है, जिनमें क्रिमिनल केस 9,72,849 है। हिमाचल में कुल 5,66,837 केस है, जिनमें क्रिमिनल केस 4,02,871 है। जम्मू कश्मीर में कुल 2,88,968 केस है, जिनमें क्रिमिनल केस 1,88,029 है। झारखंड में कुल 5,42,961 केस है, जिनमें क्रिमिनल केस 4,51,615 है। पंजाब में कुल 8,49,235 केस है, जिनमें क्रिमिनल केस 4,70,972 है। बंगाल में 29,85,949 केस है, जिनमें क्रिमिनल केस 23,65,172 है। अंग्रेजों के बनाए इस कानून का मकसद अंग्रेजी राज्य को मजबूत और स्थापित करना था, जिसे भारत की आज़ादी के बाद बदल देना जरूरी था। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ और भारतीय न्यायाधिकरण की गति इतनी धीमी हो गई कि किसी भी केस का 5 से 6 साल चलना आम बात हो गया। लेकिन अब नए कानून में पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और उनके समय से न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है और कुछ खास तरह के अपराधों पर कठोर सजा का प्रावधान रखा गया है, जिसमें 45 दिनों में अदालतों को फैसला सुनाना होगा। अब अदालतें मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद लंबे समय तक फैसला सुरक्षित नहीं रख पाएंगी। नए नागरिक सुरक्षा संहिता में आपराधिक ट्रायल में 30 से 45 दिन में फैसला सुनाने की समय सीमा तय की गई है। पहले की बात करें तो 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में निचली अदालतों की खिंचाई करते हुए फैसला सुनाने के लिए 6 सप्ताह से लेकर 2 माह तक की समय सीमा तय की थी। लेकिन इस समय सीमा का पालन बहुत कम मामलों में हो रहा था। अदालतें कई मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लेती थी और कई मामलों में तो सालों तक फैसला नहीं सुनाया जाता था। एक तरफा मुकदमा वापस नहीं ले पाएगी सरकार। नए कानून के तहत राज्य सरकार के पास मुकदमा वापस लेने का एक तरफा अधिकार नहीं होगा।
अब मुकदमा वापस लेने की अर्जी मंजूर करने से पहले पीड़ित को अपना पक्ष रखने और सुनवाई का मौका दिया जाएगा। पहले की बात करें तो सीआरपीसी में ऐसा कोई प्राविधान नहीं था और राज्य सरकारें अपनी पहल पर मुकदमे वापस लेती थी। कई बार राज्य में सत्ता बदलने पर सरकार अपनी पार्टी या समर्थकों के खिलाफ चल रहे मामले वापस ले लेती थी और तर्क दिया जाता था कि पिछली सरकार ने बदले की भावना के तहत ये मुकदमे दर्ज कराए थे। लेकिन अब राज्य सरकारों के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। मॉब लिंचिंग की हिंसा पर किया गया प्राविधान। नए कानून में मॉब लिंचिंग की हिंसा को शामिल किया गया है। इसके तहत नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर की गई हत्या के अपराध को उन्मादी भीड़ की हिंसा के रूप में रखा गया है। इस अपराध के लिए मौत की सजा या उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। पहले मॉब लिंचिंग की हिंसा के लिए अलग से प्राविधान नहीं था, लेकिन अब नए कानून में ये प्राविधान रखा गया है। नए कानून में मॉब लिंचिंग की हिंसा के लिए मौत की सजा का प्राविधान किया गया है। आतंकवाद को पहली बार परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। इसके तहत जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या विदेश में कोई काम करता है तो इसे आतंकवाद माना जाएगा। इस नए कानून में आर्थिक सुरक्षा को जोड़ते हुए अब जाली नोट या सिक्कों की तस्करी भी आतंकी काम माना जाएगा। बम ब्लास्ट के अलावा बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर या फिर किसी भी खतरनाक तरीके से हमला किया जाता है जिसमें किसी की मौत होती है या चोट पहुंचती है तो उसे आतंकी काम माना जाएगा। आतंकी काम के लिए मौत की सजा का प्राविधान है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह। नए कानून में राजद्रोह शब्द को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसकी जगह देशद्रोह ने ली है। अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देना, भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरा पैदा करना देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत यह अपराध है। नए कानून में देश के खिलाफ बोलने पर देशद्रोह की धारा लग सकती है, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने पर यह धारा नहीं लगाई जा सकती। इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी माना गया है। पहले की बात की जाए तो पहले आईपीसी की धारा 124A सरकार के खिलाफ की बात करती थी। ऐसे में सरकार की आलोचना भी राजद्रोह के दायरे में आ सकती थी। कई बार सरकार के खिलाफ बोलने पर लोगों के ऊपर राजद्रोह की धारा के तहत कार्रवाई की गई है, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। सामान्यतः एक केस जो दशकों तक चलता था वो 3 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए ई कोर्ट की व्यवस्था की है और सरकार ने इसके लिए भारी भरकम बजट भी रखा है। नए कानून में त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रयत्न किया गया है। कानून बनाना संसद के हाथ में है, लेकिन कानून की व्याख्या करना न्यायालयों के हाथ में है। ये कानून लागू होने के बाद न्यायालयों का रवैया देखने योग्य होगा। पीड़ितों को त्वरित न्याय न्यायालयों के रवैये पर निर्भर करेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, ये आप कमेंट के माध्यम से हमसे साझा कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।